कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित सरोहा और मैं पानीपत विदुल आईएएस एकेडमी पे इंग्लिश टीच करवाता हूं और लगभग मुझे 5 साल का टाइम हो चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अभी जिन्होंने स्टार्टिंग की है और इंग्लिश जिनका इशू है कि इंग्लिश कोचिंग करने के बाद भी इंग्लिश अगर नहीं समझ में आ रही या फिर एग्ज़ाम में बैठे और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोचिंग लेने के बाद भी उनको इंग्लिश का लगातार इशू बना हुआ है, उनके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं अपना इंग्लिश का जो कंटेंट है वो ऑनलाइन लेकर आ रहा हूँ। और ख़ासकर वो बच्चे जिनका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो जैसे मैं स्टार्ट करवाऊँगा, आप देखोगे, जज करोगे, एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बीटेक किया 2012 में, उसके बाद 6 महीने प्राइवेट जॉब की, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस फील्ड में आ गया। ठीक है, इंग्लिश मेरा स्टार्टिंग से ही अच्छा है और मेरा इंटरेस्ट भी है और इसी फील्ड को मैंने चूज़ किया। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा एसएससी सीजीएल में 2017 में ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग टीयर 1 प्लस टीयर 2 की कट ऑफ से 48 स्कोर ज़्यादा है, 48। और मेंस में मेरा इंग्लिश का 162.5 मतलब 200 में से 162.5 मेरा स्कोर है। ठीक है, और ये लगभग मैंने 3 साल की मेहनत से, 2.5 से 3 साल मुझे लगा क्योंकि मैं साथ साथ कोचिंग देता भी रहा और साथ में प्रिपेयर करता भी रहा, इसलिए मुझे लगभग मान के चलो 1.5 से 2 साल ज़्यादा लगा। ठीक है, लगातार जो बैठ के करता है 10 से 15 घंटे देता है वो निकाल लेता है साल 1.5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में तो मैं कुछ आपको नहीं स्टार्ट करवाऊंगा, थोड़ा सा मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेस किया है, जिन बच्चों को आज तक मैंने फेस किया है, कोचिंग करने के बाद भी जो फेल हो गए या फिर कम मेहनत से ही जो सक्सेस कर गए, अगर एनालाइज मैंने जो किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 10 या 15 मिनट के अंदर। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। और एसएससी के अंडर होने वाले एग्जाम, जैसे एसएससी सीजीएल में 200 नंबर का मेंस होता है, एसएससी सीपीओ में 200 नंबर का इंग्लिश आता है। ठीक है, वहाँ पर इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ेंगे और एग्जाम को क्रैक ही कर देंगे। स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और जो स्ट्रेटेजी मुझे फील हुई, ठीक है, मेरे हिसाब से, या फिर स्कोर ज़्यादा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे लाया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं सेंटर के एग्ज़ाम की बात करूँ, सेंटर के एग्जाम में जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया। ठीक है, तो सीजीएल और सीपीओ में तो प्री और मेंस 2 एग्जाम होता है जहाँ पर इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है। अगर मैं सीएचएसएल की बात करूँ तो यहाँ पर 50 नंबर का इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, टीयर 1 में वही वेटेज रहता है। ठीक है, अब इंग्लिश जो है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। या तो होगा ग्रामर और या होगा नॉन ग्रामर, या तो होगा ग्रामर या होगा नॉन ग्रामर। अगर मैं सीजीएल और सीपीओ की बात करूं, 200 नंबर का जहां पर एग्जाम आपका मेंस में आता है, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेट 120 मार्क्स जो होंगे वो नॉन ग्रामर के और लगभग 80 क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर के। सिलेबस आपको पता ही है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, किसमें क्या आता है वो सारा पता है, वो डिटेल टाइम वेस्ट करने का फायदा है नहीं। मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि बच्चा कोचिंग करते हैं और फिर भी फेल होता है तो उसका रीजन डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से जो होना चाहिए। यहाँ पर नॉन ग्रामर 120 नंबर का और ग्रामर 80 नंबर का। ठीक है, ग्रामर में से अगर मैं वॉइस और नरेशन, वॉइस और नरेशन को अगर मैं निकाल दूं, ये आपको पता है कि वॉइस और नरेशन दोनों मिलाकर 45% मतलब 45 नंबर का वॉइस और नरेशन अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है। और वॉइस नरेशन एक ऐसा पार्ट है जो भी एस्पिरेंट लायक है ना एसएससी सीजीएल और सीपीओ क्लियर करने के। ठीक है, अगर एक बार भी उसने वॉइस और नरेशन किया तो लगभग 40 प्लस स्कोर उसका 45 में से आ जाता है। वॉइस नरेशन जनरली किसी का गलत नहीं होता, ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट के लिए वॉइस नरेशन ग्रामर पोर्शन में से निकाल देता हूं तो आपका जो ग्रामर बचा वो लगभग 35 से 40 नंबर का बचा। इसका मतलब ग्रामर का जो वेटेज है ना वो 35 से 40 क्वेश्चन हो गया। अब 35 से 40 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, या तो वो पूछेगा आपको कॉमन एरर, या पूछेगा आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट,
और या फिर आपसे पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा ग्रामर का कोई यूज नहीं है। अगर मैं वॉइस नरेशन को 1 मिनट के लिए साइड कर देता हूं, ठीक है, तो जो आपका पोर्शन बचा वो बचा कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस पोर्शन के लिए आप जहां भी कोचिंग करने जाओगे, जिस एकेडमी पर भी जाओगे, वो आपको ग्रामर से स्टार्ट करवाएगा। और ग्रामर में वो लगभग आपके 12 से 13 चैप्टर हैं। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स है, ठीक है, वो सारा का सारा इसी में कवर हो जाता है। और जो 4 या 5 महीने की आपकी कोचिंग होती है उसमें वो सिर्फ आपको ग्रामर ही करवाता है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि अगर कोचिंग नहीं भी लेता ना बच्चा, तो वॉइस और नरेशन आपका 45%, अगर इसको मैं ग्रामर से निकाल दूं तो ग्रामर जो है ना सिर्फ आपकी 35। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर एक नंबर का कीमत होता है, लेकिन केवल ग्रामर आपको जोर नहीं दिला सकती, ये तो आपको श्योर होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं नॉन ग्रामर की बात करूं तो नॉन ग्रामर में अप्रोक्सीमेट 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, पैसेज और क्लोज टेस्ट, जो पैसेज और क्लोज टेस्ट है ना, वो लगभग आपके 55 नंबर के आते हैं, 55 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा PQRS, जिसको आप जंबल सेंटेंस भी बोलते हैं, सिनोनिम, वोकैब जो आपकी होगी, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेज, ठीक है, और आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और लगा लो स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, और 1-2 पोर्शन और हो गया। ये सारा का सारा आपका नॉन ग्रामर कवर करता है। अब नॉन ग्रामर में बच्चा जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वहां से वोकैब हो गया, इडियम्स, फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो भी कवर कर लेता है, ठीक है। अब जहां पर बच्चा उलझेगा वो उलझेगा आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट में। पैसेज और क्लोज टेस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कोई टीचर आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट सोल्व करवा सकता है तो ये बिल्कुल आपका भ्रम है। कोई टीचर आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट सोल्व नहीं करवा सकता और ना ही आपको सिखा सकता। पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। उसका तरीका मैं बता देता हूं जो मैंने एनालाइज किया। एक टीचर आपको पैसेज क्लोज टेस्ट में एक्सपर्ट नहीं बना सकता, आपको सिर्फ 4-5 तरीके सिखा सकता है, उससे आपका 1-2 क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। मैं मानता हूं क्लोज टेस्ट में कुछ 2 या 4% लगा लो कि ग्रामर का भी यूज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर क्लोज टेस्ट अगर मैं 2017 के 5 पेपर की बात करूं और 2016 के पेपर की बात करूं मेंस की, तो क्लोज टेस्ट में ज्यादातर जो उसने पूछा है ना वो आपका वोकैब बेस पूछा है, वहां पर ग्रामर का ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा है। तो मतलब आपकी जो रीडिंग स्किल है ना वो यहाँ पर काम आएंगे। अब बात आती है कि जब बच्चा तैयारी करता है उसको कोचिंग वाले जो भी करवाते हैं, कोचिंग पे जो करवाया जाता है, ठीक है, वो ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करते हैं और 4 से 5 महीने आपका ग्रामर में निकाल दिया जाता है। बच्चा जब पैसेज और क्लोज टेस्ट में आता है, अगर बच्चे का रीडिंग स्किल कमजोर है, बच्चे का न्यूज़पेपर रीडिंग कमजोर है, जब वो पेपर में बैठेगा पैसेज और क्लोज टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं देता है, खासकर एसएससी में। बैंकिंग की और बात हो जाती है, बैंकिंग में तो बड़ा हाई लेवल का आता है। पैसेज क्लोज टेस्ट जो है, अगर बच्चे का रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है तो वो जब पैसेज को सोल्व करने बैठेगा तो पैसेज को उसको पेपर में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसेज समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो सोल्व कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो पैसेज और क्लोज टेस्ट अगर रीडिंग स्किल बच्चे का अच्छा नहीं है तो उसको पैसेज और क्लोज टेस्ट बार-बार पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ेगा, उसमें टाइम लैप्स हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, कहने का मतलब है। अगर इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो उसके ऊपर प्रेशर होगा और पूरा पेपर वो नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अगर इसको 2 बार पढ़ा फिर भी वो इतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर रीडिंग स्किल बच्चे का अच्छा हो, ये 55% में से अगर 40 प्लस वो कर देता तो चांस अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर हर एकेडमी पे अच्छी सिखाई जाती है, ठीक है। ये जो वोकैब पोर्शन है, नॉन ग्रामर पोर्शन, ये भी बहुत सारी किताबों में आपको बुक भी बताऊंगा। अगर इंडिया में जिसको मैं बेस्ट बुक अभी मानता हूँ सीजीएल की तैयारी के लिए, वो सारी मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, जहां से ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। खैर इंग्लिश को तो मैंने टच ही नहीं किया था मेंस के एग्जाम, इसलिए मेरा 162 के अराउंड स्कोर रहा। अगर मैं ढंग से उसकी मेहनत करता तो 170 प्लस इजीली लिया जा सकता, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैंने मैथ को ज्यादा टारगेट किया था, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ एक बार। अगर रीडिंग स्किल को आपको अच्छा करना है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको हर रोज न्यूज़पेपर खरीदना है, 10 रुपए का न्यूज़पेपर है, द हिंदू पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ जो है रास्ता, वोकैब 24 एप्लीकेशन है। वोकैब 24 अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जब इसको डाउनलोड करोगे वोकैब 24 को, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, होम का मिलेगा, वोकैब का मिलेगा, क्विज का मिलेगा, प्रोफाइल का मिलेगा, ठीक है। जैसे आप होम पे क्लिक करते हो तो आपको हर रोज सुबह 8 बजे
द हिंदू न्यूज़पेपर और द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उस पूरे एक न्यूज़पेपर में तो 10 पेज होते हैं, 10 पेज आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक न्यूज़पेपर में से जहां से पैसेज या क्लोज टेक्स्ट उठाया जाता है वो होता है आपका एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल उठाएगा, ठीक है, और आपको स्क्रीन पे शो करेगा। उस स्क्रीन पे जितना आपको 15 या 20 लाइन का एडिटोरियल आपको दिखता है, उस एडिटोरियल को आपको पढ़ना है। और एक बात और, जब आप अगर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, जब आप इसको शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग काम नहीं है। चीजें इंसान को इंटरेस्ट उस काम में आता है जो उसको समझ में आता है। शुरू में आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसकी आदत जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन से उसकी न्यूज़पेपर की रीडिंग की आदत आप डालो। स्पेशल न्यूज़पेपर लेने का जरूरत है ही नहीं आपको। एंड्रॉइड फोन सभी यूज करते हैं। वोकैब 24 को डाउनलोड करो। इसके अलावा वोकैब हर रोज आपको 10 वर्ड मिलेंगे। 10 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो गए, वो 10 वर्ड आपको हर रोज वोकैब के करने हैं इस वोकैब 24 में। जब क्विज को आप टच करोगे तो क्विज में हर रोज आपको 25 से 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर खुद को एनालाइज कर सकते हो। वोकैब 24 को लगभग 15,000 बच्चे हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ जो मॉक टेस्ट आता है उसको लगभग 15,000 बच्चे, लेकिन वो 15,000 बच्चे वो है जो इंडिया में टॉप रैंकर है। मतलब या तो वो IBPS की तैयारी कर रहे हैं, या SBI की तैयारी कर रहे हैं, या कैट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अब मान लीजिए मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, अगर मैं भी इसको टच करूँ ना, तो जब इसकी मैं क्विज करके देखता हूँ तो मेरा जो स्कोर आता है, वो मेरा जो रैंक आता है लगभग 2 से 2,500 तक का आता है। 2 से, मेरी रीडिंग स्किल काफी अच्छी है, लेकिन 2 से 2,500 तक का, मतलब इस क्विज को जो सोल्व करते हैं वो काफी एक्सपर्ट बच्चे हैं। मतलब जब आपका यहाँ पर स्कोर 5,000, जब आपका रैंक 5,000 के आसपास आना शुरू हो जाए तो ये सोच लेना कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो चुकी है, कहने का मतलब है। तो ये चीज अगर आप डेली पढ़ोगे तो ये वही एडिटोरियल देता है जो लेवल रखता है, या फिर बच्चे को क्वेश्चन पेपर में सोल्व करने में जहां तकलीफ होती है, ठीक है। अगर इस चीज की आदत डाल ली जाए और लगातार 6 महीना इसको कर लेते तो मेरे हिसाब से जो 55 नंबर का क्लोज टेस्ट और पैसेज आता है ना, वो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका जो सिनोनिम है, जो एंटोनिम है, जो इडियम फ्रेज है और जो रीडिंग स्किल है वो भी बहुत फायदेमंद रहेगी। या फिर सिंपल जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं अलग अलग करके, वहां से भी आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो ग्रामर कोई ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है। ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की, कोई बहुत अच्छी किताबें भी और बहुत अच्छे ट्यूटर भी हैं, ठीक है। इंग्लिश की जो कोचिंग देते हैं हर अकेडमी पे ग्रामर ही सिखाते हैं। बच्चा उलझता है नॉन ग्रामर में, तैयारी करने के बाद अगर फेल होगा तो नॉन ग्रामर में फेल होगा। नॉन ग्रामर खुद से नहीं हो सकते, वो अकेडमी के भरोसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो तैयारी करने के बाद भी फेल होता है, ठीक है। अभी तक जो भी टॉप रैंकर हैं, जिनका रैंक 1 रैंक 2 आया और इंग्लिश में 180 प्लस जिनका स्कोर आया, जिनकी यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखी है, ये तो मुझे पहली बात था, लेकिन उनके विचार भी आप सुन के देखें, वो सिर्फ इसी बात को प्रेफर करेंगे, जिसका रीडिंग स्किल अच्छा है ना वो पेपर निकाल लेगा, जिसका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है वो पेपर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इसको साथ साथ लेकर चलेंगे तो जो CGL CPO में मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश का आता है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। चाहे CHSL भी हो, अगर छोटे एग्जाम की भी बात करें तो वहां भी आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वोकैब पोर्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर आपका सिर्फ 20 या 30% ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा ऑनलाइन आने का सबसे मेन जो पर्पज है ना, वो है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। हरियाणा में आजकल जो एग्जाम अभी तक भाजपा ने या फिर HSSC के अंडर जितने एग्जाम हुए हरियाणा के अंडर, हालांकि HSSC का अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो वहां पर इंग्लिश का केवल 8 या 10 क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन उन 8 या 10 क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अभी हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया, अभी ग्रुप D का रिजल्ट आया, SI का रिजल्ट आया। मुझे लगभग अगर मैं ऐसे बच्चे को काउंट करने लग जाऊं जो सिर्फ आधे नंबर से, पौना नंबर से या फिर 1 नंबर से जो फेल हुए, वो हजारों में है। कहने का मतलब है कि 1-1 नंबर की कीमत हो जाती है और वही आधा या 1 नंबर आपको फेल करवा देगा। अब फेल होने वाला या तो 1 नंबर से हुआ या 50 नंबर से हुआ, फिर तो फेल माना जाएगा, क्योंकि दुनिया जो है वो सिर्फ ये पूछती है कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो में आंसर आना चाहिए, कैसे हुआ वो कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो 1-1 नंबर की कीमत हो जाती है। अब इंग्लिश को अगर मैं बात करूं तो अभी तक हरियाणा में जितने एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, जितने भी पेपर, लगभग सारे क्वेश्चन मुझे जवाब नहीं याद है, ठीक है। अभी तक उसने जो भी 8 या 10 क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे ज्यादा पोर्शन उसने दिया है टेंस पे। मैं ये नहीं कहता कि 15 चैप्टर आपको हरियाणा के लिए करने पड़ेंगे, उसने सबसे ज्यादा जोर दिया है टेंस पे, कंडीशनल सेंटेंस, इसके बाद आर्टिकल्स, इसके बाद वॉइस और इसके बाद प्रेपोजिशन। ये जो 5 या 6 चैप्टर है ना, अगर ये आप प्रिपेयर करके हरियाणा के एग्जाम में बैठते हो तो यहां से उसने लगातार इन चैप्टर्स पे ज्यादा जोर दिया है।
मैं ये नहीं कहता कि अगर 10 क्वेश्चन आते तो 10 के 10 यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो उसने नाउन से भी डाला है, एडजेक्टिव से भी डाला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मतलब 99% जो चांस रहे हैं ना वो उसने इन चैप्टर को टच किया। ये चैप्टर तो आपको जरूर करने हैं और पहले मैं इन्हीं को करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं सलाह देता हूं आपको, एक नरेशन आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में काफी हेल्प करता है और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कुछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अगर हरियाणा के एग्जाम को टारगेट करते हो तो जो बच्चा इन चैप्टर्स को अगर करके बैठेगा, देखो अगर मैं वोकैब की बात करूं तो यहाँ पर वोकैब नहीं पूछ रहा है। अभी ग्रुप डी के जितने भी पेपर हुए, हरियाणा पुलिस का या फिर एसआई का जितना भी पेपर हुआ, ठीक है, इससे पहले जो लैब अटेंडेंट वगैरह का पेपर हुआ, वहां पर वोकैब पोर्शन नहीं पूछा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन में वोकैब कैसे देगा वो, और देगा भी तो 1-2 वोकैब देगा, तो मैं आपको प्रेफर भी नहीं करता वोकैब को टच ना करे। वोकैब कम से कम ऐसा हो कि 10-15 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो फायदा उसके लिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन चैप्टर को कमांड करके रखना है अगर हरियाणा के एग्जाम को टारगेट करते हो। और मैं सजेस्ट भी करता हूं कि हरियाणा स्टेट लेवल पर अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। सेंटर में तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा। अगर सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी आप देख लीजिए, अगर सीजीएल में क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरा वो लेवल हो चुका है कि मैं सीजीएल टियर 1 प्लस टियर 2 में 50 नंबर कट ऑफ से मेरे ज्यादा है। मैंने सीएचएसएल का पेपर भी दिया है, सीएचएसएल में जो मेरा स्कोर है वो है 151। अगर सीजीएल का एक कैंडिडेट और कट ऑफ गई है, अगर मैं 143 गई है जनरल की, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, 139 गई है आपकी ओबीसी की। अब सीएचएसएल में सिलेक्शन के लिए कम से कम 10 से 12 का स्कोर आपका कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 140 पे कट ऑफ गई है और 151 मेरा है, इसका मतलब मैं अगर क्वालिफाई करूंगा तो सिर्फ पॉइंट पे ही जाऊंगा, ज्यादा स्कोर तो मेरा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटा एग्जाम नहीं है सीएचएसएल भी। सीएचएसएल को भी अगर टारगेट करते हो तो आपका सीजीएल का लेवल होना चाहिए, तब सीएचएसएल क्लियर होगा। और विश्वास मानिए, मुझे कम से कम 7 से 8 बच्चे ऐसे मिले, 7 to 8 कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जिनका सीजीएल में स्कोर टियर 1 प्लस, अभी तो लटका रहा है, अभी तो एग्जाम लटका हुआ है, क्योंकि 1 साल से लगभग हो गया, 13 महीने के आसपास हो चुका है जो सीबीआई का केस चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनका सीजीएल में टियर 1 प्लस टियर 2 की कट ऑफ से लगभग 50 या 60 स्कोर ज्यादा था, 50 या 60 स्कोर ज्यादा था, लेकिन उनका सीएचएसएल में अगर मैं बात करूं तो सीएचएसएल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कोई छोटा एग्जाम नहीं है, सीएचएसएल भी लेवल रखता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको छोटे एग्जाम के लिए भी डीप पढ़ना पड़ेगा अगर सेंटर में बैठ रही हैं। अगर मैं सिर्फ एमटीएस की भी बात करूं तो एमटीएस को क्वालिफाई करने के लिए भी आपको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट का। आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपको सिलेबस डिस्क्राइब करने की मेरे ख्याल से जरूरत है ही नहीं। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस का पहले से पता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर बच्चा तैयारी करने के बावजूद भी अगर फेल हो जाता है तो अगर सेंटर की मैं बात करूँ तो ये कारण है, उसका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है, वो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहा। और जो आदत डालेगा लगभग 6 से 7 महीना इसको हमको करके देखेगा तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ किताबें बताता रहूंगा कि सीजीएल या फिर सीपीओ के लिए अगर मैं बेस्ट बुक मानता हूं इंडिया में तो कौन सी बुक है, ठीक है, या फिर हरियाणा के एग्जाम को अगर प्रैक्टिस करना है तो कौन सी बुक है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी वीडियो से किन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो कैंडिडेट जिनका फोबिया एक डर बना हुआ है इंग्लिश के प्रति कि इंग्लिश समझ में नहीं आती, ठीक है। जब तक मैं एक चैप्टर मैं स्टार्टिंग करवाऊंगा आपको 10 से, ठीक है, एक चैप्टर जब मैं कंप्लीट करवा देता हूँ उसको कंप्लीट एनालिसिस करके देखना और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करके देखना, आपको पता चलेगा कि जो आपने सीखा है या फिर जो मैंने आपको सिखाया है कि आपकी पकड़ जो है ना, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस किया है ना वो काफ़ी कमज़ोर बच्चों पे की है। कमज़ोर बच्चा अगर कैच नहीं कर पाता इंग्लिश को या फिर किसी वजह से ज़्यादा गैप आ गया या फिर कोचिंग लेने के बावजूद भी वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा है, उन पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करूँगा। मेरा सिखाने का जो रूल रेगुलेशन होगा वो सभी का सेम होता है, वैसे किताबों में दे रखा है वही वैसे ही सभी टीचर सिखाते हैं। लेकिन जब मैं सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, वो सेंटेंस प्रैक्टिस मैंने 2 लेवल में डिवाइड किया है। एक तो मैं काफ़ी इजी लेवल का करवाऊंगा जो हरियाणा वगैरह के एग्जाम के लिए, यूपी वगैरह के एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा मैं जो बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं या फिर जो आपके सीजीएल सीपीओ में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल होते हैं। आसान तो कोई भी कर लेता है, तैयारी की तो आसान तो कोई भी कर लेगा। 20 क्वेश्चन कॉमन एरर के आते हैं तो 10 क्वेश्चन किसी के भी ठीक हो जाएंगे। बात आती है कि 20 में से 19 या 18 ठीक हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट दे देता है, इतना गहरा मतलब उनका डीप कंसेप्ट दे देता है, उसको डीपली अगर स्टडी ना किया जाए या फिर प्रैक्टिस अच्छी ना की जाए तो बच्चा सोल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आज से ही मतलब जो कंटेंट हम शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पहले मैं बताऊंगा ग्रामर के बारे में, ठीक है। और मुझे वो चीज़
जो चीज़ मुझे लगती है कि मुझे कोई भी सेंटेंस या कोई भी एक बात बताने से सिर्फ टाइम की 2 या 4 मिनट की वेस्टेज होगी, वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेस जीरो लेवल का लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट वहीं से आएंगे जहाँ से सेंटेंस शुरू होता है या फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बात होगी मतलब लगातार बीच बीच में जहाँ भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जब सिलेबस हम करते हैं ना, मान लीजिए सबसे आसान चैप्टर की मैं बात करूँ, टाइम एंड वर्क सबसे इजी चैप्टर है। टाइम एंड वर्क से बच्चों का बढ़िया रुझान है। टाइम एंड वर्क को अगर मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर उठा लूँ, टाइम एंड वर्क एक चैप्टर आपने कर लिया, आपने कोचिंग सेंटर में चैप्टर कर लिया और घर जाके आपने प्रैक्टिस किया, आपको सारे सब सोल्व हो जाएंगे। चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बार आपने प्रैक्टिस किया है ना और एग्जाम में बैठ गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करने के बाद एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जिस बच्चे ने 4 से 5 बार प्रैक्टिस अगर नहीं किया है ना, गैप दे देके, वो बच्चा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। वैसे इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में सिर्फ मैंने जो सिखाया आपने सीख लिया, और अगर आप सोचते हैं कि बस एग्जाम में बैठ जाएंगे और सोल्व कर देंगे, तो बिल्कुल गलत बात है, गलत सोच रहे हो। आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक चैप्टर को आपको 8-10 बार रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, तब जाके आप, क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडेशन भी होता है। विद इन टाइम अगर कर पाते हैं तो फायदा, अगर विद इन टाइम नहीं कर पाते तो उस चीज का फायदा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपका जो बेसिक स्टार्ट कर लेती है, और जब तीसरी वीडियो में डालूंगा तो वहाँ से आपका 10 स्टार्ट कर लेंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे। मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको बता देता हूँ। 10 जो मैं करवाता हूँ लगभग 10 से 12 घंटे में करवाता हूँ। ठीक है, काफ़ी डिटेल में करवाता हूँ, क्योंकि 10 एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा उलझाता है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कोचिंग करने के बाद भी बच्चा सेंटेंस गलत कर देता है। ठीक है, क्योंकि 10 अकेला चैप्टर नहीं है। अगर 10 के क्वेश्चन वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसको 10 कंडीशनल, वॉइस और नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब किसी भी बुक से आप टेंस के सेंटेंस प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें मिक्सचर मिलेगा आपको टेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का, वॉइस के क्वेश्चन, नरेशन के क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन। इन 5 चैप्टर पे अगर आपका कमांड होगा ना, तभी टेंस के सेंटेंस आप सोल्व कर पाओगे। समझ रहे हैं? यही कारण है कि कोचिंग करने के बाद भी सीधा आपने टेंस के और टेंस के सेंटेंस करना सोल्व कर दिया और बच्चा वहां पे परेशान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वो आपको, टेंस एक्चुअल में बेस है सभी सेंटेंस का। ठीक है, और टेंस जो होता है उसमें मतलब कंडीशनल सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, सेंटेंस दिखेगा कुछ और, लगेगा कुछ और, टेंस कुछ और यूज करेगा। ठीक है, हिंदी कुछ और बनेगी, समझ में कुछ। बच्चा एक्चुअल में क्या करता है, अगर कोई भी सेंटेंस मैं देता हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने दिया और 4 उसके ऑप्शन दे दूंगा ABCD, बच्चा क्या करता है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो क्या करता है, चारों ऑप्शन को है ना उसमें भर के देखेगा, जो बोलने में ज्यादा सही लगेगा, जो उसको बोलने में या लिखने में ज्यादा सही लगेगा कि बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, ये आंसर इसका सही लग रहा है, उसमें क्लिक कर देता है। और जबकि एग्जामिनर अभी 3-4 सालों में उसने ज्यादातर क्या किया कि सेंटेंस ऐसा देता है जो दिखने में कुछ और लगेगा और बोलने में कुछ और लगेगा। जब मतलब इसका डीप कंसेप्ट अगर पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो आप एनालाइज कर पाओगे, अभी तो आप जैसे नहीं कर सकते। सामने जो खड़ा है क्या पढ़ा रहा है, किस लेवल का पढ़ा रहा है, हमें क्या फायदा होगा। और खासकर जो हरियाणा के कैंडिडेट, मैं पहले बता रहा हूँ, जो हरियाणा के कैंडिडेट जो अभी हरियाणा के एग्जाम जिनका रिजल्ट आ चुका है, दोबारा फॉर्म निकलने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो एग्जाम अभी होने की संभावना है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 5 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का पोर्शन अगर मजबूत हो जाता है तो आपको चांस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो सेंटर का है चाहे वो स्टेट का। ठीक है, काफ़ी आज के लिए, थैंक यू।